नमस्कार दोस्तों, हम लोग शिक्षण कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि शिक्षण कौशल का अर्थ सबसे पहले हम प्रोफेसर एन एल गेट्स के परिभाषा के बारे में जानेंगे कि शिक्षण कौशल क्या है। उसके बाद से कह रहा है कि शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपने कक्षा अंतःक्रिया में लगातार प्रयोग करता है। तो हम इसको ट्रिक से भी देखेंगे। कह रहा है कि अगर विशिष्ट अनुदेशनात्मक अगर क्रिया रही है ना, तो हमें किस पर गेस करना है, हमें गेस कर देना है। किस पर गेस करना है? तो एन एल गेज पर हमें क्या करना है, गेस कर देना है। तो ये शिक्षण कौशल की परिभाषा वो गेज के अनुसार हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन के अनुसार। तो ये परिभाषा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। कह रहा है कि मुख्य रूप से वे शिक्षण क्रियाएं जो कि छात्रों में अपेक्षाकृत परिवर्तन लाने में प्रभावी है, शिक्षण कौशल कहलाता है। ये छात्रों में क्या करता है, ये छात्रों में अपेक्षाकृत परिवर्तन लाता है। तो इसको हमें देख लेना है, ये छात्रों में क्या करता है, ये छात्रों में अपेक्षाकृत परिवर्तन लाने में क्या होता है, परिवर्तन लाने में प्रभावी है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन के अनुसार। उसके बाद से आगे चलेंगे, ये बीके पासी की परिभाषा देखेंगे। यहाँ पर बीके पासी की परिभाषा गलत लिखा है, क्योंकि जो एन एल गेज की हम परिभाषा पढ़े हैं ना, उसी को यहाँ पर टू कॉपी कर दिया गया है, इसको गलत से लिख दिया गया है। तो इसको हम काटते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का परिभाषा है, ये गेज की परिभाषा है। ये जो परिभाषा है ना, ये गेज की परिभाषा है। कह रहा है, देखिए इसमें क्या आ रहा है, विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रिया जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षक क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपने कक्षा अंतःक्रियाओं में लगातार प्रयोग करता है, उन्हीं का। अब बीके पासी के परिभाषा में अगर सुगमता वर्ड आ रहा है ना, सुगमता, अगर बीके पासी की परिभाषा में सुगमता वर्ड आ रहा है ना, तो हमें सुन लेना है कि सुगमता वर्ड को अच्छी तरह से सुनना है। क्योंकि हमें पास होना है। तो सुगमता वर्ड को क्या करेंगे, हम सुगमता वर्ड को अच्छी तरह से सुनेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पास होना है। तो ये सुगमता वर्ड आएगा तो बीके पासी की परिभाषा हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उसके बाद से हम आगे चल रहे हैं। कह रहा है कि शिक्षण कौशल की विशेषताएं के बारे में देखेंगे। शिक्षण कौशल की विशेषताएं के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षण कौशल शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता। ये क्या करता है, शिक्षण कौशल शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या है, ये सहायक होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि शिक्षण कौशल कक्षा अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, ये कक्षा अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। उसके बाद से कह रहा है शिक्षण कार्य को वो आधार प्रदान करते हैं। जो शिक्षण कार्य को क्या करते हैं, शिक्षण कार्य को आधार प्रदान करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि सीखने में क्या करते हैं, ये सीखने में सहाय करते हैं। ये सीखने में क्या करते हैं, ये सीखने में सहाय करते हैं। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि शिक्षण को प्रभावी बनाने में क्या करते हैं, ये शिक्षण को प्रभावी बनाने में क्या करते हैं, ये प्रभावी होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि एलन और रायन ने 14 शिक्षण कौशल को प्रमुख माना है। एलन और रायन ने 14 शिक्षण कौशल को प्रमुख माना है। उसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे, ये पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में पढ़ेंगे। पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है। कह रहा है कि पाठ प्रस्तावना कौशल कह रहा है कि किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होता है। क्या होता है, प्रथम चरण प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना से आशय एवं भूमिका
भूमिका यह विषय वस्तु की सामान्य जानकारी से है। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए क्या करते हैं, ये प्रश्न करता है। सबसे पहले छात्रों की जानकारी लेने के लिए अध्यापक क्या करता है, तो प्रश्न करता है। उसके बाद से तद अनुसार उनके क्या करते हैं, तद अनुसार उनके पूर्व ज्ञान को नई जानकारियों से क्या करता है, जानकारियों से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करता है। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल में अध्यापक क्या करते हैं, और बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने के बाद पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करते हैं। उसके बाद से आगे चलेंगे, ये प्रस्तावना कौशल के घटक के बारे में जानेंगे कि प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं। कह रहा है कि प्रस्तावना कौशल के घटक, कह रहा है कि कथनों प्रश्नों का छात्रों में पूर्व ज्ञान से संबंधित है। ये कह रहा है कि कथनों और प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से क्या है, संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि कथनों और प्रश्नों का मूल पाठ उनके उद्देश्यों से संबंधित है। जो मूल पाठ होते हैं ना, वो उनके उद्देश्यों से क्या होते हैं, उनके उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। कह रहा है कि विचारों और कथनों और प्रश्नों में क्या होती है, ये श्रृंखलाबद्धता होती है। उसके बाद से कह रहा है कि पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों और संसाधनों का चयन एवं प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कह रहे हैं कि उपयुक्त और समुचित अवधि का विस्तार होता है। उपयुक्त और समुचित अवधि का क्या होता है, विस्तार होता है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि छात्र ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण, तो ये क्या करते हैं, छात्र ध्यान और रुचि को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। उसके बाद से छात्रों की प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। जो छात्रों को क्या करना चाहिए, छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि अध्यापक में उत्साह और क्या होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे कह रहा है कि पाठ प्रस्तावना के विविध तरीके। कह रहा है कि सबसे पहले क्या होने, कह रहा है कि पूर्व ज्ञान एवं प्रश्न पूछकर, उसके बाद से कहानी एवं कविता सुनकर। उसके बाद से आगे चलेंगे, उदाहरण या घटना बताकर, उदाहरण या घटना बताकर। कह रहा है कि उदाहरण या घटना बताकर। उसके बाद से आगे कह रहा है कि प्रदर्शन का प्रयोग द्वारा, चार्ट, चित्र, मॉडल के प्रयोग द्वारा। उसके बाद से कह रहा है कि प्रदर्शन प्रयोग द्वारा, चार्ट, चित्र, मॉडल के प्रयोग द्वारा क्या करते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं। उसके बाद से कह रहे हैं कि आगे कह रहा है कि उद्देश्य लेखन कौशल के बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि राल्फ टायर और वर्ट गेने के अनुसार कह रहा है कि व्यवहारिक उद्देश्यों की निम्नलिखित 3 उपयोगिताएं हैं। व्यवहारिक उद्देश्यों की निम्नलिखित क्या है, 3 विशेषताएं है। कह रहा है कि शिक्षक शिक्षण आरंभ करने के पूर्व यह निश्चित कर लेता है कि छात्र शिक्षोपरांत किस प्रकार के कार्यों का प्रतिपादन कर सके, और छात्रों को किसी कार्य को करने के योग्य बनाने के लिए शिक्षक को विभिन्न क्रियाओं को करने में सहायता मिलती है। उसके बाद से कह रहा है कि कार्य मूल्यांकन में सहायता मिलती है। उसके बाद से छात्रों को उद्देश्यों की जानकारी रहती है, तो वे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वांछनीय व्यवहार की दिशा में प्रयास करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि इसके अलावा इनकी निम्नलिखित उपयोगिता होती है। पहला कह रहा है कि शिक्षार्थियों की पाठ में रुचि जागृत होती है। जो कह रहा है कि शिक्षार्थियों की पाठ में रुचि जागृत होती है। दूसरा का कह रहा है कि शिक्षण में स्पष्टता आती है। तीसरा का कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है। उसके बाद से
उद्देश्य लेखन कौशल के घटक के बारे में जानेंगे। उद्देश्यों को छात्र व्यवहार पूर्वक बनाना, कह रहा है कि उद्देश्यों को छात्र व्यवहार पूर्वक बनाना है। उसके बाद से कह रहा है कि उद्देश्यों को निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद से कह रहा है कि व्यवहार किस परिस्थिति में होगा इसका स्पष्ट संकेत करना है। उसके बाद से कह रहा है कि छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना है। उसके पांचवा कह रहा है कि विषय वस्तुओं के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध बनाना है। उसके बाद से कह रहा है प्रश्न कौशल के बारे में जानेंगे कि प्रश्न कौशल क्या है। कह रहा है कि शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला के अक्सर होती है। पाठ का उपरांत विकास शिक्षण छात्रों के द्वारा ही होता है। ये तो प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना जरूरी है। उसके बाद से कि थिंग्स के अनुसार कह रहा है कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। थिंग्स के अनुसार कह रहा है, देखिए कह रहा है कि थिंग्स हम क्या देखेंगे, थिंग्स के अनुसार देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से क्या करना, कुशलता से प्रश्न करना है, यह शिक्षण का उत्तम साधन। ये शिक्षण का क्या है, ये शिक्षण का उत्तम साधन है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि बंकन के अनुसार प्रश्न कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं अन्वेषित करने की ओर प्रेषित करने वाला होना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि जिज्ञासा ज्यों गहरी होती जाती है ज्ञान भी बढ़ता जाता है। ये बंकन के अनुसार होता है कि जिज्ञासा क्या होती है, जिज्ञासा जस बढ़ी, ये जिज्ञासा ज्यों क्या होती है, ज्यों गहरी होती जाती है ना, ज्ञान भी बढ़ता जाता है। उसके बाद से आगे देखेंगे, कह रहा है कि प्रश्न पूछने के उद्देश्य। कह रहा है कि प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या होनी चाहिए। प्रश्न पूछने के उद्देश्य हमें क्या करने चाहिए, देखिए कह रहा है कि प्रश्न पूछने के उद्देश्य पूर्व ज्ञान को क्या करनी चाहिए, पूर्व ज्ञान को हमें नवीन ज्ञान से जोड़ना चाहिए। उसके बाद से रुचि और जिज्ञासा को क्या करनी चाहिए, जागृत करनी चाहिए। उसके बाद से अधिगम समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए, अधिगम समस्याओं क्या होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। उसके बाद से क्रियाशीलता में क्या होनी चाहिए, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि उसके बाद से कह रहा है कि पाठ शिक्षण को क्रमबद्ध बनाते हैं। उसके बाद से यहाँ पर चलेंगे, कह रहा है कि प्रश्नों के प्रकार देख लेंगे, प्रश्न का प्रकार कैसा होनी चाहिए ये हमें देख लेंगे। कह रहा है कि प्रस्तावना प्रश्न होनी चाहिए, विकासनात्मक प्रश्न होनी चाहिए, समस्यात्मक प्रश्न होनी चाहिए, बोध प्रश्न होनी चाहिए और पुनरावृत्ति प्रश्न होनी चाहिए। प्रश्न के प्रकार होता है ये सभी। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि अब देखेंगे प्रश्न कौशल के घटक देखेंगे। प्रश्न कौशल के घटक क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है ना। प्रश्न कौशल के क्या है, प्रश्न कौशल के घटक देखेंगे। तो प्रश्न कौशल के घटक कह रहा है कि संकेत तकनीकी का प्रयोग। सबसे पहले संकेत तकनीकी का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना है। विस्तृत सूचना प्राप्ति तकनीकी का, विस्तृत सूचना प्राप्ति का तकनीकी का प्रयोग। उसके बाद से पुनः केंद्रीकरण तकनीकी का प्रयोग। उसके बाद से पुनः प्रक्षेपण तकनीकी का, पुनः प्रक्षेपण तकनीकी का प्रयोग। उसके बाद से आलोचनात्मक सजगता, इसके बाद से क्या होनी चाहिए, आलोचनात्मक सजगता होनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है, आगे चलेंगे। कह रहा है कि प्रश्न कौशल से संबंधित मुख्य बातें। प्रश्न कौशल से संबंधित मुख्य बातें को हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न कौशल से संबंधित मुख्य बातें को देखेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि प्रश्न स्पष्ट और सरल। प्रश्न क्या होनी चाहिए, प्रश्न स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। प्रश्न प्रासंगिक हो। उसके बाद से प्रश्न स्तरानुकूल हो। प्रश्न एक स्तर के होने चाहिए, बच्चे जिस स्तर के हैं ना उस स्तर का प्रश्न होनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि प्रश्नों के में विविधता होनी चाहिए। प्रश्नों में क्या होनी चाहिए, प्रश्नों में विविधता होनी चाहिए। भाषा बोधगम्य हो, भाषा क्या होनी चाहिए, भाषा बोधगम्य हो। उसके बाद से क्या होनी चाहिए, प्रश्न में क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रश्न में क्या होनी चाहिए, प्रश्न में क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रश्न में क्या होनी चाहिए, प्रश्न में क्रमबद्धता होनी चाहिए। रुकिए थोड़ा, ये किधर गया है।
प्रश्न में क्या होनी चाहिए आ गया। उसके बाद से कह रहा है कि व्याख्यान कौशल के बारे में देखेंगे। व्याख्यान कौशल क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि व्याख्यान कौशल क्या है। कह रहा है कि कुछ कौशल के प्रयोग में शिक्षक विविध उपकरणों तथ्यों को समझने के लिए सरल भाव विचार उदाहरण के द्वारा क्रमिक व तार्किक रूप से विषय वस्तुओं का प्रकटन करता है। इस कौशल की सफलता इस बात में निहित है कि शिक्षक पाठ का संपूर्ण और गहन ज्ञान रखता हो। उसके बाद से आगे चलेंगे, कौशल के घटक के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि कौशल के घटक, कह रहा है कि प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग। उसके बाद से कह रहा है कि निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट करना। उसके बाद से कह रहा है कि भाषा में प्रवाह होनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कथनों में क्या होनी चाहिए, कथनों में ये तारतम्यता होनी चाहिए, असंबद्ध कथनों के अनुपस्थिति होनी चाहिए। उसके बाद से आगे कह रहा है और विचारों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग होनी चाहिए। दृष्टांत कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे कि दृष्टांत कौशल क्या है। दृष्टांत कौशल देखिए, कह रहा है कि ये व्याख्यान कौशल की एक प्रमुख विधि है। जो दृष्टांत कौशल है ना, ये एक दृष्टांत कौशल एक व्याख्यान क्या है, ये कह रहा है कि व्याख्यान कौशल की क्या है, प्रमुख विधि है। उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण, उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण, इस दक्षता को ही दृष्टांत कौशल कहते हैं। कह रहा है कि इस कौशल के प्रयोग में आगमन विधि का संयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है, इस में आगमन विधि का क्या किया जाता है, आगमन विधि का संयोजन किया जाता है। और उसके कह रहा है कि लेंडन के अनुसार उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है, बल्कि यह ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करने में भी क्या मददगार होती है। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, लेंडन के अनुसार उदाहरणों में, कह रहे कि उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्या होती है, स्पष्ट करने की क्षमता होती है, बल्कि यह ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करने की भी में मदद है। तो उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि दृष्टांत कौशल के प्रकार देखेंगे। एक मौखिक दृष्टांत कौशल होता है, एक लिखित दृष्टांत कौशल होता है। मौखिक दृष्टांत कौशल में कहानी, चुटकुले, कविता आता है, जबकि लिखित दृष्टांत कौशल में मॉडल चित्र, रेखा चित्र और मानचित्र आते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि दृष्टांत कौशल को बोधगम्य बनाने के उपाय। कह रहा है कि दृष्टांत जो सरल और स्पष्ट हो, जो दृष्टांत कौशल होनी चाहिए ना, वो सरल और स्पष्ट हो। उसके बाद से पाठ्य वस्तुओं से संबंधित हो, रुचिपूर्ण है। उसके बाद से छात्रों के स्तरानुकूल हो। उसके बाद से पाठ्य विकास में सहायक हो। ये सभी होनी चाहिए दृष्टांत कौशल के अंतर्गत। उसके बाद से कह रहा है कि कौशल के घटक जानेंगे। ये कौशल के क्या जानेंगे, कौशल के घटक जानेंगे। तो कह रहा है कि ये साधारण उदाहरणों का चयन होनी चाहिए। जो कौशल के क्या होनी चाहिए, सरल उदाहरणों का चयन होनी चाहिए। उसके बाद से ये सरल उदाहरणों का क्या होनी चाहिए, चयन होनी चाहिए। उसके बाद से प्रासंगिक उदाहरण होनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि उदाहरण की व्याख्या का उचित माध्यम होनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि उदाहरण की आगमन निगमन विधि का उपयोग होनी चाहिए। और उसके बाद से कह रहा है कि उदाहरणों की उपयुक्त व्याख्या होनी चाहिए। जो उदाहरण है ना, उनकी उपयुक्त क्या होनी चाहिए, उपयुक्त व्याख्या होनी चाहिए। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि छात्र सहभागिता कौशल, छात्र सहभागिता कौशल के बारे में क्या करेंगे, छात्र सहभागिता कौशल के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी है। क्या सहभागिता क्या है, जरूरी है। इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों में सहयोग से प्रतिक्रिया से पाठ का क्रमबद्ध विकास होता है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि छात्र सहभागी कौशल का प्रयोग कैसे करें। कह रहा है कि छात्र सहभागी कौशल का प्रयोग कैसे करें, प्रश्न पूछकर, चित्र बनाकर, रिक्त स्थान भरवाकर, और उसके बाद से कह रहा है वाक्य अधूरे छोड़कर, और उसके बाद से कह रहा है कि खेल, गीत,
कविता, नाटक आदि द्वारा करानी चाहिए। उसके बाद से कौशल के घटक के बारे में जानेंगे। कौशल के घटक कह रहा है कि कौशल के घटक क्या है। कौशल के घटक कौन है? प्रश्न पूछना ये कौशल के घटक होते हैं। अनुशीलन प्रश्न पूछना ये कौशल के घटक होते हैं। पुनर्बलन का प्रयोग करना ये कौशल के घटक होते हैं। विराम कौशलों का प्रयोग करना ये भी कौशल के घटक होते हैं। और छात्रों की शाब्दिक अनुक्रिया करना ये भी कौशलों के क्या होते हैं? ये घटक होते हैं। और छात्रों द्वारा किए गए कार्य ये भी क्या होते हैं? ये कौशल के घटक होते हैं। उसके बाद से आगे देखेंगे। उसके बाद से उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है। कह रहा है कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाने रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में क्या करता है? जानबूझकर परिवर्तन करता है। शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर क्या करता है? जो परिवर्तन करता है उसी को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है? अगर छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए अगर शिक्षक जो कुछ भी कार्य कर रहा है ना, जानबूझकर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। ये आगे कह रहा है कि टेबर, ग्लेसर और रेफर के अनुसार उसके कह रहा है कि कोई परिस्थितिक घटना अथवा वातावरण में परिवर्तन से यदि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कह रहा है। किससे? ये तीनों लोग कहते हैं। टेबर कहते हैं, ग्लेसर कहते हैं और शेफर कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति, घटना अथवा वातावरण में परिवर्तन से यदि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल के क्या करेंगे? घटक के बारे में जानेंगे कि क्या है। कह रहा है कि यथोचित शारीरिक संचालन होनी चाहिए। यथोचित शारीरिक क्या होनी चाहिए? यथोचित शारीरिक संचालन होनी चाहिए। हाव भाव भूमिका का प्रयोग होनी चाहिए। भावों का केंद्रीकरण होनी चाहिए। उसके बाद से स्वरों का केंद्रीकरण होनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन होनी चाहिए। और मौन भी, ये क्या होता है? ये मौन भी रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। उसके बाद से पुनर्बलन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनर्बलन कौशल क्या है? कह रहा है कि पुनर्बलन कौशल से तात्पर्य ऐसे उद्दीपक से हैं जिनमें प्रस्तुति या हटाने से क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। उसके बाद से स्किनर के अनुसार शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना और उत्तर को स्वीकार करना और सिर हिलाने मात्र से ही विद्यार्थी पुनर्बलित हो जाते हैं। पुनर्बलन कौशल एक बार और पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है। पुनर्बलन कौशल से तात्पर्य ऐसे उद्दीपक से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से, जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया अनुक्रिया में होने वाली संभावना अधिक हो जाती है। स्किनर के अनुसार देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में प्रशंसा करना तथा उत्तर स्वीकार करना और सिर हिलाने मात्र से ही विद्यार्थी पुनर्बलित हो जाते हैं। उसके बाद से आगे कह रहे हैं पुनर्बलन के प्रकार देखेंगे। पुनर्बलन प्रकार एक धनात्मक पुनर्बलन होता है, एक ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत पुरस्कार, प्रशंसा, ये पुरस्कार आ जाता है, पुरस्कार आता है, प्रशंसा आता है और शाबाशी जैसे शब्द आते हैं। और ऋणात्मक पुनर्बलन में फटकारना और डांटना ये सब आते हैं। उसके बाद से आगे चल रहे हैं कि पुनर्बलन का सकारात्मक प्रयोग छात्रों के वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाने के लिए किया जाता है और ऋणात्मक पुनर्बलन द्वारा वांछनीय व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो
सकारात्मक पुनर्वर्ण क्या करता है? सकारात्मक पुनर्वर्ण किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तेजित करता है, जबकि ऋणात्मक पुनर्वर्ण क्या करता है? किसी रोकने के लिए। हाँ, तो वह ऋणात्मक पुनर्वर्ण क्या होता है? वो रोकने का प्रयास करता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि पुनर्वर्ण के घटक, हाँ, कह रहा है पुनर्वर्ण कौशल के घटक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि ये क्या करता है? प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग करते हैं। ये प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग करते हैं। ये छात्र प्रतिक्रिया का आधार है। उसके बाद से हाव भाव वे अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। उसके बाद से नकारात्मक और शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। उसके बाद से कह रहा है कि नकारात्मक और शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। उसके बाद से कह रहा है कि छात्रों के सही उत्तर को इस श्यामपट्ट पर लिखना। ये भी क्या है? ये पुनर्वर्ण कौशल के घटक के अंतर्गत आता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि हल के अनुसार हम देखेंगे कि पुनर्वलन क्या है। हल के अनुसार हम देखेंगे कि पुनर्वलन क्या है। कह रहा है कि हल के अनुसार पुनर्वलन एक प्रकार का क्या है? परितोषिक है। परितोषिक है, यह एक उद्दीपक है जो विशेष अनुक्रियाओं की संभावनाओं को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। उसके बाद से कह रहा है कि पुनर्वलन का प्रयत्न स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। उसके बाद से आगे चलेंगे। ये श्यामपट्ट कौशल के बारे श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में हम लोग जानेंगे। श्यामपट्ट लेखन कौशल क्या है? प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि उसे श्यामपट्ट लेखन में दक्षता प्राप्त हो। श्यामपट्ट प्रयोग में श्रवण केंद्रीय और नेत्रेंद्रिय दोनों में सक्रियता रहती है। एक श्यामपट्ट ही ऐसा कौशल है, इनमें दोनों सक्रिय रहते हैं। जो हमारी ये श्रवणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय दोनों क्या होती है? दोनों क्रियाशील होती है। उसके बाद से कह रहा है जिसे विषय वस्तु की बोधगम्यता बढ़ जाती है, जिसे शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कहते हैं। उसके बाद से आगे कह रहा है कि श्यामपट्ट कार्य की सावधानियाँ क्या है? कह रहा है कि श्यामपट्ट लेखन सुंदर, आकर्षण तथा स्पष्ट होना चाहिए। अब विशिष्ट बिंदुओं को दर्शाने के लिए रंगीन चाक का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे इधर सभी राज्यों में पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे। इधर थोड़ा बाकी है, उसको देख लिया जाए। नहीं, इधर हो गया है, उसी को देखना है। इसी को देखना है जो सभी यहाँ पर सभी राज्यों में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद से हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। कह रहा है कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और प्रश्न पत्र तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, यही सही है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए? कह रहा है कि विद्यार्थियों में प्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए? गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना चाहिए। नई तकनीकी और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उनके आकांक्षा स्तर को घटाना चाहिए। तो क्या करनी चाहिए? नई तकनीकियों का प्रयोग करनी चाहिए। यही हमारा क्या है? यही हम लोग का ये सही है। विद्यार्थियों में प्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए? तो नई तकनीकी और नई विधियों को क्या करनी चाहिए? प्रयोग करनी चाहिए। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करनी चाहिए? शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व क्या करनी चाहिए? छात्रों को खड़ा करनी चाहिए।
उसके बाद से कह रहा है कि छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि श्यामपट पट को साफ करना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि छात्रों को चुप कराने के लिए कहना चाहिए, नहीं छात्रों को मानसिक रूप से मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। यही हम लोग का क्या है, यही ऑप्शन सही है। उसके बाद से आगे नंबर चलेंगे क्वेश्चन पर। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित में से विशिष्टताएं होती है, क्या होती है? अधिगम की क्रियाशीलता होती है, छात्रों में सीखने की योग्यता होती है, आगे देखेंगे। दूसरा का ही सही होगा इसका वाला जो दूसरा का छात्रों में सीखने की योग्यता होनी चाहिए। कह रहा है कि सामान्य छात्रों को पठन पाठन के लिए निम्नलिखित में से विशेषताएं होती है, तो छात्रों में सीखने की योग्यता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। ये पढ़ा दिए गए हैं, ये एक बार दोबारा ले गए हैं, सभी दिए गए, सॉरी कहाँ गया, ये वाला कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि सामान्य छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होनी, अधिगम में क्रियाशीलता होनी चाहिए, छात्रों में सीखने की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि स्वयं क्रिया करके, ये कह रहा है कि स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव एवं ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। उपयुक्त तो सही, ऑप्शन नंबर इसके क्या सही है, डी नंबर सही है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए अधिगम है, तो क्या अधिगम है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय क्रिया, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया, कक्षा कक्ष में ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। तो 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए क्या अधिगम होनी चाहिए? ज्ञान निर्माण करने की एक सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ज्ञान निर्माण करने की क्या होनी चाहिए? ज्ञान निर्माण करने की सक्रिय क्रिया होनी चाहिए 6 से 11 वर्ष के आयु वर्गों के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद से चलेंगे आगे। कह रहा है कि एक बालक अधिक सीखता है। एक बालक कब अधिक सीखता है? एक बालक पाठ्य पुस्तक को मध्य से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। बच्चा कब अधिक सीखता है? जब उसके क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या प्रयास करता है? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण तैयार करने का, और छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। उपयुक्त सभी, तो क्या करता है? उपयुक्त सभी होगा, छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण तैयार करने का, और छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा के प्रमुख 2 उद्देश्य क्या हो सकते हैं, बताइए। शिक्षा के प्रमुख 2 उद्देश्य क्या हो सकते हैं? शिक्षा के ये कह रहे हैं कि बालकों के क्या होनी चाहिए? बालकों के विषयों का ज्ञान होनी चाहिए और उनका मानसिक विकास होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यही सही है। इनका बालकों को क्या होनी चाहिए? बालकों का विषय का ज्ञान होनी चाहिए और उनका मानसिक विकास होना चाहिए। मानसिक विकास होनी चाहिए। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करेंगे? सूची 1 को सूची 2 से हम लोग मिलाएंगे। थोड़ा छोटा कर रहे हैं।
कह रहा है कि बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना। बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना किससे संबंधित है? तो ये अवलोकन से संबंधित हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? ये अवलोकन से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भूमिका निर्वाह करना। भूमिका निर्वाह करना किससे संबंधित हो जाएगा? तो भूमिका निर्वाह करना ये भाग लेने से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं का अभ्यास कराना किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये विचार मनन करना से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दूधशाला में विभिन्न दूध के उत्पादनों की क्रिया कर सकना और डिब्बा बंद करना, ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछना से संबंधित हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये ब्लूम का टेक्सोनॉमी दिया गया है, ब्लूम डोमेक्स ऑफ लर्निंग दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इधर संज्ञानात्मक दिया गया है, ये मनोप्रेरणात्मक। तो इनमें तीन चीज़ होता है, संज्ञानात्मक होता है, एक भावनात्मक होता है, एक मनोक्रियात्मक होता है। तो यहाँ पर जो भराएगा ना, ये भावात्मक भराएगा। यहाँ पर क्या भराएगा? यहाँ पर भावात्मक, यहाँ पर भावात्मक हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन नंबर, ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि छात्रों को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहना, ये किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो ये सकारात्मक और शाब्दिक पुनर्बलन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर ये सी से संबंधित है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। बी नंबर, उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाया जाए निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाए और वे सीखने के लिए तैयार न हो। तो बच्चों को हम तब तक नहीं सिखा सकते हैं जब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान भटका देना चाहिए? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आगे चल रहे हैं। उसके बाद से कह रहा है कि शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए, समझ कर बाद में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है? दंड देना, पुरस्कारों को रोक देना, दर्दनाक उद्दीपक को दूर करना, अत्यधिक पुरस्कार देना। तो ये क्या कह रहा है कि नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। तो नकारात्मक पुनर्बलन, दर्दनाक उद्दीपक को क्या करना है? दर्दनाक उद्दीपक को रोक देना। ये नकारात्मक पुनर्बलन से संबंधित हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आगे कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो एक शिक्षक को क्या उचित है? कह रहा है श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना और कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है
कह रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करनी चाहिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करनी चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उन्हें लगातार प्रश्न, ये देखिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसके बाद से आगे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोचित करता है तो आप क्या करेंगे। कह रहा है कि उसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उनके समर्थ से बाहर है, जिनके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। और उसके बाद से कह रहा है कि उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए क्या है, देने के लिए उत्साही है। उसे, यही वाला सही है, उसे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वो उसके उत्तर देने के लिए उत्साही है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर टी सही है। जब वह तैयार है ना, तभी हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक का बर्ताव बताइए कैसी होनी चाहिए। प्रशासनात्मक होने चाहिए, शिक्षाप्रद होनी चाहिए, आदर्शवादी होने चाहिए, निर्देशनात्मक होनी चाहिए। तो आदर्शवादी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है। तो समझ के लिए कौन प्रदर्शित नहीं करता है बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अगर कहीं भी अगर याद करने का कहीं भी कंसेप्ट आ रहा है ना, तो वही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है, यहाँ पर आया है कि याद करने की योग्य बनाना। तो कह रहा है कि शिक्षार्थियों के अंकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यही समझ के लिए शिक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि बच्चों को कार्य करने देना यह प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्यों। कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और ये परस्पर सहयोग भी करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। औद्योगिक पर है, इंजीनियरिंग पर है, व्यवसायिक पे है, अनुदेशन पे है। तो जो ये व्यवसायिक है ना, ये व्यवसायिक पर है। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो व्यवसायिक पर है। उसके बाद से बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा कब शांति करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। हम तत्काल उसको क्या करेंगे, तत्काल जब प्रश्न क्या किया गया है, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई उसी समय हम क्या करेंगे, उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रुकिए थोड़ा सा रुकिए। रुके रहिए, कहाँ थे।
कमेंट करो कितने नंबर पर थे। यहाँ से देखिए, कठोर उपागम से देखेंगे यहाँ से। कह रहा है कि कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कठोर शिल्प ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद से 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब क्या, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है उस समय हमें शांत करनी चाहिए। उसके बाद से 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित करना चाहती है, तो वह क्या कर रही है। वह ऑप्शन नंबर इसका क्या है, कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ए बी सी ये क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए बी सी ये तीनों सही है। तो कह रहा है कि विविधताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देना, बच्चों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि का शिक्षा संसाधन के रूप में प्रयोग करना और विभिन्न अधिगम शैलियों में संयोजन करना। इसका तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी ये तीनों सही। ऑप्शन नंबर इसका से सही हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। तो यह बाल केंद्रीय पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। बाल केंद्रीय पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। उसके बाद से आगे नंबर चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यार्थियों में अनेक स्तर और विविधीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा एक विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, यही विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो किस प्रकार सिखाएंगे। आप उन्हें मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसके मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या उपयोगी है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या उपयोगी है, वह संप्रेषण में निपुण हो। एक प्रभावी शिक्षण के लिए यही महत्वपूर्ण है कि वह संप्रेषण में क्या होनी चाहिए, वो संप्रेषण में निपुण होनी चाहिए। उसके बाद से आगे चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत
कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, गृह कार्य प्रदान करना, ये गृह कार्य प्रदान करना यही सम्मिलित नहीं है। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि बच्चे अपनी समझ में विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया है। तो कह रहा है कि बच्चे अपनी समझ में विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पॉलाक ने दिया, सॉरी ये हो जाएगा पियाजे ने दिया। बच्चे अपनी समझ में विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया था, तो पॉलाक ने। उसके बाद से कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अधिक है, कौन सी विषय वस्तु, मेरा परिवार जो होता है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन से हैं, तो प्रेषक, प्रापक और माध्यम, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद से आगे चलेंगे, ये कह रहा है कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यार्थियों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाए जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है, तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे, आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से आगे कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है, तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, वह संप्रेषण में निपुण हो। उसके बाद से कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, तो बाल केंद्रित यह कि गृह कार्य प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा के बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत यही सम्मिलित नहीं है। उसके बाद से आगे देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि बच्चे अपनी समझ के लिए विश्व में परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसके है, तो ऑप्शन नंबर सी पियाजे का ये कथन है। उसके बाद से कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, तो मेरा परिवार सबसे अच्छा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि संप्रेषण के प्रमुख घटक है, तो संप्रेषण के प्रमुख घटक क्या है, ये प्रेषक है, प्रापक है और माध्यम है, तो सभी है। और उसके बाद से ये सभी हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ा 2-3 जगह टेक्निकल प्रॉब्लम से ये सब हुआ था, तो इसके लिए सॉरी। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे प्रतिदिन नोटिफिकेशन पाने के लिए।